Welcome, friends. Hope you all are doing well. And today we are going to discuss on physical parameters for growth of bacteria. स्वागत है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे जीवाणु की वृद्धि के लिए भौतिक मापदंड, फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। So there are several parameters for growth of bacteria. Some are given here. First, temperature. Second, pH. Third, osmotic pressure. Fourth, radiation. Fifth, water availability. Sixth, hydrostatic pressure. Seventh, solute concentration. And eighth, oxygen. कई मापदंड होते हैं जो जीवाणु की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें तापमान, अम्लता और क्षारीयता, परासरण दाब, विकिरण, जल की उपलब्धता, द्रव स्थैतिक दाब, विलेय सांद्रता और ऑक्सीजन आदि जिम्मेदार होते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टेम्परेचर। Each and every bacterial species grows at particular minimum, optimum and maximum temperature. सभी जीवाणु प्रजातियों को वृद्धि के लिए कम से कम न्यूनतम तापमान, अनुकूलतम तापमान और अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वह कम वृद्धि करते हैं, परंतु अनुकूलतम तापमान के अंदर वह सबसे अधिक वृद्धि दर्शाते हैं। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द स्पीसीज विल ग्रो। न्यूनतम वृद्धि तापमान वह तापमान होता है जहाँ पर कम से कम उस तापमान पर जीवाणु प्रजाति उन्नति कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। सबसे कम तापमान, मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, न्यूनतम वृद्धि तापमान वह तापमान होता है जहाँ पर कम से कम ऐसा तापमान जिस पर कोई भी प्रजाति वृद्धि कर सकती है। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द स्पीसीज ग्रोज बेस्ट, ग्रोथ रेट इज फास्टेस्ट एट दिस टेम्परेचर। अनुकूलतम वृद्धि तापमान, यह वह तापमान होता है जहाँ पर कोई प्रजाति सबसे तेज़ी से उन्नति करती है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है, सबसे तेज वृद्धि दिखाती है, उसे अनुकूलतम वृद्धि तापमान कहते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच स्पीसीज ग्रोथ इज पॉसिबल। अधिकतम वृद्धि तापमान, यह तापमान, अधिकतम वृद्धि तापमान ऐसा तापमान होता है जहाँ पर किसी भी तरीके से प्रजाति उन्नति कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। ऐसा अधिकतम तापमान जहाँ पर कोई प्रजाति अपनी उन्नति कर सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर। 4 भागों में जीवाणुओं को या सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है, उनकी पसंद की रेंज, तापमान की रेंज में। अर्थात तापमान के आधार पर 4 भागों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। फर्स्ट, साइक्रोफाइल्स और कोल्ड लविंग माइक्रोब। सेकेंड, मीजोफाइल्स, मॉडरेट टेम्परेचर लविंग माइक्रोब्स। थर्ड, थर्मोफाइल्स, heat loving microbes, and fourth, hyperthermophiles, extreme heat loving microbes। पहले जो साइक्रोफाइल्स होते हैं वह ठंडा तापमान पसंद करते हैं। दूसरे जो मीजोफाइल्स होते हैं वह मध्यम दर्जे का तापमान पसंद करते हैं। थर्मोफाइल्स जो होते हैं वह गर्म वातावरण पसंद करते हैं। और जो हाइपरथर्मोफाइल्स होते हैं वह अधिकाधिक गर्म वातावरण पसंद करते हैं। Now we are discuss on psychrophiles. These microbes are capable of growing at 0.0 degree centigrade and optimum growth temperature at 15 degree centigrade. They possibly grow at
20 to 30 degree centigrade higher optimum temperature. These microbes cannot grow above about 40 degrees centigrade. They are found in the polar region and deep sea. Example, Psychrobacter arcticus. साइक्रोफाइल्स जो होते हैं यह ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपनी वृद्धि दिखाते हैं, परंतु इनका जो अनुकूलतम वृद्धि तापमान होता है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यह अधिकतम वृद्धि दर्ज करते हैं। यह बैक्टीरिया या माइक्रोब्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान पर वृद्धि नहीं करते हैं, अर्थात 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान होने पर यह अपनी वृद्धि नहीं कर सकते हैं और यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और गहरे सागर में पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान कम होता है। उदाहरण के लिए साइक्रोबैक्टर आर्कटिकस नामक बैक्टीरिया जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कटिकस से आपको समझ में आ रहा होगा कि अंटार्कटिका के साइड में पाया जाता है और वो साइक्रोफाइल्स ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट, मीजोफाइल्स। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर इज 25 to 40 degree centigrade. Mostly these organisms adapted to live in the bodies of animals usually have an optimum temperature close to that of their host. The majority of bacteria that have medical and pharmaceutical significance are mesophiles. Example, Staphylococcus aureus. मेसोफाइल्स जो होते हैं उनका अनुकूलतम वृद्धि तापमान 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है और अधिकतर यह जीवाणु किसी सजीव जानवर या किसी पशु पक्षी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो पसंद का तापमान है वह उनकी बॉडी में मिल जाता है। 37 डिग्री जो होता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का सबसे फेवरेबल टेम्परेचर होता है और जो कि इनको किसी दूसरी होस्ट एनिमल्स की बॉडी में मिल जाता है, अर्थात यह पैथोजेनिक बैक्टीरिया अधिकतर होते हैं और जो दूसरे के शरीर में वास करते हैं। और चिकित्सा और भेषजिक महत्व के आधार पर मेसोफाइल सबसे महत्वपूर्ण हैं। फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस एंड मेडिकल सिग्निफिकेंस जो है इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टेफाइलोकोकस ऑरस इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोफाइल्स। दीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एट हाई टेम्परेचर। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दे आर फाउंड इन थर्मल वाटर एंड हॉट स्प्रिंग्स। Many thermophiles cannot grow below about 45 degree centigrade. Example, Elicylobacillus acidoterrestris. थर्मोफाइल्स जो होते हैं यह इनका जो अनुकूलतम वृद्धि तापमान होता है वह 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होता है। 50 से 60 डिग्री के मध्य में यह सबसे अधिक वृद्धि दिखाते हैं और यह गर्म पानी और स्प्रिंग का मतलब होता है स्रोत या सोता जिसे कहते हैं, जो झरना, छोटा झरना होता है जो गर्म पानी का होता है उसमें पाए जाते हैं। और बहुत सारे थर्मोफाइल्स होते हैं जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान में जीवित नहीं रहते हैं, अर्थात उनको 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही तापमान चाहिए अपनी वृद्धि करने के लिए, और इसका उदाहरण है एलिसाइक्लोबैसिलस एसिडोटेरेस्ट्रिस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरथर्मोफाइल्स। सम माइक्रोब्स हैव एन ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हाइपरथर्मोफाइल्स और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। एग्जाम्पल, एक्विफैक्स ऑलिकस। हाइपरथर्मोफाइल्स की बात करें तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका अनुकूलतम वृद्धि तापमान 80 डिग्री
सेंटीग्रेड से या इससे ऊपर होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या ऊपर होता है। यह सूक्ष्म जीव हाइपरथर्मोफाइल्स या एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका उदाहरण है एक्विफेक्स ऑलिकस नामक जीवाणु। pH, acidity or alkalinity of solution is called pH. Most bacteria grow best in a narrow pH range near between pH 6.5 to 7.5. pH क्या होता है? किसी घोल का या घोल की अम्लता या क्षारीयता को pH कहते हैं। किसी सॉल्यूशन की अम्लता एसिडिटी या एल्कालिनिटी क्षारीयता को pH कहते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया एक मध्यम सी सीमा होती है 6.5 से 7.5 के मध्य में अपनी सबसे अधिक वृद्धि दर्शाते हैं। Few bacteria that oxidize inorganic compound to sulfuric acid can grow at pH 1. कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो अकार्बनिक यौगिकों को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलते हैं और वह pH 1 पर अपनी पूरी वृद्धि दिखाते हैं। ऑक्सीडाइज करते हैं अकार्बनिक यौगिकों को सल्फ्यूरिक अम्ल में और वह pH 1 पर अपनी सर्वोत्तम वृद्धि दिखाते हैं। बैक्टीरिया दोज कॉजिंग ह्यूमन यूरिनरी इन्फेक्शन ग्रो एट हाई pH एट 11। वह बैक्टीरिया जो मनुष्य में मूत्र नली में संक्रमण पैदा करते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन पैदा करते हैं, वह 11 pH तक अपनी वृद्धि दिखाते हैं। अर्थात मनुष्य में यूरिनरी इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वह एक्सट्रीम pH 11 पर भी अपनी वृद्धि शो करते हैं, दिखाते हैं। दे हाइड्रोलाइज यूरिया टू प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ अमोनिया which cause a rise in pH. They hydrolyze urea to produce excess of ammonia which causes a rise in pH. वो क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज कर देते हैं यूरिया को, अपघटित कर देते हैं अमोनिया में, और जिसके कारण जो है pH बढ़ता चला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ pH. सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है pH के आधार पर। फर्स्ट, एसिडोफाइल्स pH 0 to 5.5 एंड एग्जाम्पल इज एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिडोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वह 0 से 5.5 pH तक अपनी वृद्धि दिखाते हैं और एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु इसका उदाहरण है। सेकेंड, न्यूट्रोफाइल्स pH 5.5 to 8.0 एंड एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। न्यूट्रोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वह 5.5 से 8.0 के बीच में अपनी वृद्धि दिखाते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, एल्कली फाइल्स pH 8.5 to 11.5 एंड एग्जाम्पल इज थियोहेलोस्पाइरा एल्कलीफाइला। एल्कलोफाइल्स की बात करें तो एल्कलीफाइल्स जो होते हैं वह 8.5 से 11.5 के मध्य में अपनी सर्वोत्तम वृद्धि दिखाते हैं और इनका उदाहरण है थियोहेलोस्पाइरा एल्कलीफाइला। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रीम एल्कलोफाइल्स pH 10.0 टू हायर। एग्जाम्पल इज साइक्रोबैक्टर एक्वेटिकस। तो एक्सट्रीम एल्कलोफाइल्स जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वह बहुत अधिक pH पर अपनी वृद्धि दिखाते हैं। 10 या 10 से ऊपर के pH पर वह अपनी वृद्धि दिखाते हैं और इनका उदाहरण है एल्कलीफाइला, साइक्रोबैक्टर एक्वेटिकस इनका उदाहरण है। Microorganisms that have medical or pharmaceutical significance have pH growth optima between 7.4 and 7.6। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जिनका चिकित्सा और फार्मेसी में अधिकतम महत्व है वह मुख्यतया
7.4 से लगा के 7.6 के मध्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। सम माइक्रोब्स आर एबल टू टॉलरेट हायर लेवल ऑस्मोटिक प्रेशर while some cannot, but those who can tolerate known as osmophiles or halophiles. They occur in salt lakes, salt pans and oceans. Valenia sebi is the example of osmophiles. कुछ बैक्टीरिया, परासरण दाब की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह अधिकतम परासरण दाब को सह सकते हैं या वहीं पर अपनी वृद्धि दिखाते हैं, और जो इस परासरण दाब को सहकर या परासरण दाब के लिए अनुकूलित होते हैं उनको ऑस्मोफाइल्स या फिर हैलोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। यह जो सूक्ष्म जीव हैं यह नमकीन झीलों में, नमकीन खाड़ियों में और सागरों में या महासागरों में पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है वैलेमिया सेबी नामक जीवाणु जो कि सागर में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थैतिक दाब। द ओनली नेचुरल इन्वायरमेंट विद हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर द डेप्थ ऑफ ओशियंस। हेयर प्रेशर में बी एज हाई एज 1000 times on the surface. The microbes present in such depth are called barophiles. An example is Sivanella benthica. तो द्रवस्थैतिक दाब की या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो यह प्राकृतिक वातावरण में ही पाया जाता है विद हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अधिक द्रवस्थैतिक दाब के साथ। कहाँ पे पाया जाता है? गहरे महासागरों की तलहटी में, डेप्थ ऑफ ओशियंस। जैसे कि जो विश्व की सबसे गहरी खाई है मारियाना ट्रेंच, वहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं सिवानेला बेंथिका। वहाँ पर दाब कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब से 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पर दाब होता है, 1000 times on the surface. And the microbes present in such depth are called barophiles. ऐसे माइक्रोब्स जो ऐसी खाड़ियों में या गहराई में पाए जाते हैं उनको बैरोफाइल्स कहते हैं। दुनिया की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच, वहाँ पे पाया जाता है सिवानेला बेंथिका नामक जीवाणु। नेक्स्ट, रेडिएशंस। मोस्ट माइक्रोब्स आर किल्ड by high doses of electromagnetic radiations, particularly the UV light, and by smaller doses of ionizing radiations. Visible light is essential for photosynthetic forms. बात करते हैं विकिरण की, रेडिएशन विकिरण की। मोस्ट माइक्रोब्स आर किल्ड बाय हाई डोजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वैद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा अधिकतर जो सूक्ष्म जीव हैं वह मारे जाते हैं। आप जानते हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए यूवी रेज का यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली द यूवी लाइट एंड बाय स्मॉलर डोजेज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयन के द्वारा फैलने वाला विकिरण या फिर पराबैंगनी प्रकाश जो है वह सूक्ष्म जीवों को मारता है, किल करता है। विजिबल लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेटिक फॉर्म। दृश्य प्रकाश आवश्यक होती है उन माइक्रोब्स के लिए जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट, वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता। वाटर इज डिजॉल्विंग इन व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर डिजॉल्व्ड। एक कहावत है, वाटर इज डिजॉल्विंग इन व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर डिजॉल्व्ड। जल वहाँ पे अणु के रूप में घुला होता है जहाँ पे जीवन होता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयरफॉर अ क्रिटिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑल सेल्स। जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण
तथ्य है जो कि किसी भी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करती है। अर्थात बिना जल के किसी भी कोशिका की वृद्धि का विकास संभव नहीं है। तो जहाँ पर जल है वहीं पर जीवन है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अ सेल डिपेंड अपॉन इट्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर एज द ह्यूमिडिटी एज द सॉल्यूशन एज अ सबस्टेंस लाइक वाटर एक्टिविटी। जल की अवेलेबिलिटी अगर देखी जाए, उपलब्धता देखी जाए, तो वह कोशिका में 3 तरीके से देखा जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर एज द ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी के रूप में। दूसरा एज द सॉल्यूशन, घोल के रूप में। और तीसरा एज ए सबस्टेंस, और पदार्थ के रूप में। आप जानते हैं कोशिका में तमाम सारे ऐसे उपांग पाए जाते हैं जिनमें जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साइटोसॉल से लगा के और माइटोकॉन्ड्रिया तक। द वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज 1.0। जो इसका मानक होता है उसे AW कहते हैं, और जो प्योर वाटर होता है उसको 1 से निरूपित करते हैं। जिस प्रकार pH को निरूपित करते हैं, ऐसे ही वाटर एक्टिविटी AW से प्रदर्शित की जाती है और जिसे 1 से प्रदर्शित करते हैं। वाटर एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स सच एज साल्ट और सुगर्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर। जो वाटर की एक्टिविटी है वह प्रभावित होती है उसमें घुले हुए विलेयक के द्वारा, जैसे कि किसी जल में लवण या फिर शुगर या ग्लूकोज घुली हो, जो कि जल में घुली हो, वह प्रभावित करते हैं वाटर की एक्टिविटी को। प्योर वाटर की जो एक्टिविटी AW होती है वह 1 होती है। द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्टेंस द लोअर इज द वाटर एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। अगर किसी जल में ज़्यादा या अधिक विलेय पदार्थ घुले हैं तो उसकी वाटर एक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। प्योर वाटर का 1 होता है और अगर उसमें विलेय घुले हैं तो उसकी वाटर एक्टिविटी AW वह कम हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ओवर अ रेंज ऑफ AW फ्रॉम 1.0 to 0.7। सूक्ष्म जीव 1.0 से 0.7 के मध्य में अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ, अनुकूलतम वृद्धि दर्ज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द AW ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 0.99। मानव रक्त का जो AW वाटर एक्टिविटी पॉइंट है वह 0.99 है। प्योर वाटर का 1 है और ह्यूमन ब्लड में ब्लड सेल्स और तमाम सारी चीज़ें घुली होती हैं तो उसका 0.99 है। वाटर एक्टिविटी ऑफ सी वाटर इज़ 0.98। अगर समुद्री जल की बात करें तो उसकी वाटर एक्टिविटी पॉइंट जो होता है वह 0.98 होता है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सॉइल रेंज 0.9 एंड 1.0, जो कि भूमि होती है खेती वाली, वहाँ पे जो जल होता है वहाँ पर 0.9 से लगा के 1.0 के मध्य में वह जल वाटर एक्टिविटी शो करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ओवर अ रेंज ऑफ वाटर एक्टिविटी फ्रॉम 1.0 to 0.7। 1.0 से 1.0 से 0.7 के मध्य में सूक्ष्म जीव अपनी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करते हैं और इसे हम कहते हैं वाटर एक्टिविटी पॉइंट। वाटर एक्टिविटी पॉइंट इज टोटली डिपेंड ऑन सोल्यूट विच आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर। अगर जल में विलेय पदार्थ ये लवण, शुगर आदि ज़्यादा घुले हैं तो वाटर एक्टिविटी पॉइंट गिरता जाएगा, और अगर उसमें कम घुले हैं तो वाटर एक्टिविटी जो है वह बढ़ती जाएगी, और जो हाईएस्ट होती है प्योर वाटर की वह 1.0 वाटर एक्टिविटी पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि फिजिकल पैरामीटर्स है बैक्टीरियल ग्रोथ का। सोल्यूट कंसंट्रेशन।
विलेय सांद्रता। द ओनली कॉमन सोल्यूट इन नेचर दैट आकर्स दैट वाइड रेंज ऑफ साल्ट। सबसे सामान्य तौर पर जो विलेय पदार्थ पाया जाता है जो कि घुला होता है वह होता है लवण। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर सम सोडियम क्लोराइड फॉर ग्रोथ आर हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स, हैलो मीन्स साल्ट एंड फाइल्स मीन्स लव। वह सूक्ष्म जीव जो कि सोडियम क्लोराइड को पसंद करते हैं या फिर जिनको आवश्यकता होती है सोडियम क्लोराइड की अपनी वृद्धि करने के लिए, उनको कहते हैं हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स उनको कहते हैं जो कि साल्ट लवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लवण को जो पसंद करते हैं उनको कहते हैं हैलोफाइल्स। इनको कैटेगराइज किया गया है माइल्ड हैलोफाइल्स 1 to 6% साल्ट। एग्जाम्पल हैलोफेरॉक्स वल्केनी। माइल्ड हैलोफाइल्स, मॉडरेट हैलोफाइल्स 6 to 15% salt and example Halobacterium salinarum, and extreme halophiles 15 to 30% salt and example is Dunaliella salina। तो जल में घुले सोल्यूट के आधार पर या फिर सोल्यूट को पसंद करने के आधार पर या सोल्यूट की उपस्थिति में अपनी वृद्धि दर्ज करने के आधार पर बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवों को कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है माइल्ड हैलोफाइल्स में, माइल्ड, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम हैलोफाइल्स में। माइल्ड 1 से 6% जिस विलेय में साल्ट होता है या लवण घुले होते हैं 1 से 6% के बीच में, और इसका उदाहरण है हैलोफेरॉक्स वल्केनी। मॉडरेट हैलोफाइल्स 6 से 15% अगर लवण घुले हुए हैं तो उसे मॉडरेट हैलोफाइल्स कहते हैं, और इसका उदाहरण है हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम। एक्सट्रीम हैलोफाइल्स 15 से 30% जहाँ पर लवण घुले होते हैं उससे कहते हैं एक्सट्रीम हैलोफाइल्स, जो कि 15 से 30% जहाँ पर लवण घुले होते हैं अपनी सबसे ज़्यादा वृद्धि वहाँ पे दिखाते हैं, और उनको कहते हैं हम एक्सट्रीम हैलोफाइल्स। और एग्जाम्पल है, इनका उदाहरण है डुनेलिला सेलिना। बैक्टीरिया दैट आर एबल टू ग्रो एट मॉडरेट साल्ट कंसंट्रेशन इवन दो दे ग्रो बेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ NaCl आर कॉल्ड हैलो टॉलरेंस। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिला। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थोड़े से साल्ट कंसंट्रेशन पर, विलेय की थोड़े से सांद्रता पर या लवण की थोड़ी सी सांद्रता पर ग्रो तो कर लेते हैं, वृद्धि तो दर्ज करते हैं, लेकिन वह लवण या सोडियम क्लोराइड की अनुपस्थिति पर सबसे अच्छी वृद्धि दिखाते हैं। इवन दो दे ग्रो बेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ NaCl आर कॉल्ड हैलो टॉलरेंट। जबकि जब वहाँ पर सोडियम क्लोराइड बिल्कुल पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है तब वह सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करते हैं, उनको कहते हैं हेलो टॉलरेंट। और इसका उदाहरण है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइल्स। एग्जाम्पल इज ट्राइकोस्पोरोनाइट्स कैक्टी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सूखे वातावरण को पसंद करते हैं, बिल्कुल सूखा वातावरण जहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम हो, वो इन्वायरमेंट से थोड़ी बहुत जल की मात्रा ले लेते हैं, बाकी उनको जल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सूखी खाड़ी और ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है ट्राइकोस्पोरोनाइट्स लैक्टी, और इनको कहते हैं ज़ीरोफाइल्स। इनको ज़ीरोफाइल्स नामक ग्रुप में रखा गया है, और उदाहरण कौन सा है, ट्राइकोस्पोरोनाइट्स कैक्टी। कैक्टी से आपको याद आएगा कैक्टस। कैक्टस भी कहाँ पे उगता है, रेगिस्तान में, जहाँ पे जल की अनुपलब्धता होती है, जल या वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो ट्राइकोस्पोरोनाइट्स कैक्टी एक एग्जाम्पल है ज़ीरोफाइल्स ग्रुप का, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सूखे वातावरण को पसंद करते हैं या अपनी वृद्धि दर्ज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ ऑक्सीजन
bacteria are classified as: first, obligate aerobes. They are completely dependent on atmospheric oxygen for growth. Example is Mycobacterium tuberculosis. ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से वातावरण की ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं अपनी वृद्धि के लिए। अपनी वृद्धि के लिए जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव वातावरण की ऑक्सीजन पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं उनको कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। और उदाहरण इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव एनारोब्स। सेकंड, फैकल्टेटिव एनारोब्स, they do not require oxygen for growth but do grow better in its presence. Example, Clostridium botulinum. फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता अपनी वृद्धि के लिए होती तो नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन इनको मिल जाती है तो और अच्छी वृद्धि दिखाते हैं। ऐसा है कि वैसे तो इनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करते जाते हैं। फूड पॉइजनिंग बहुत जो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है फूड पॉइजनिंग का कॉजेटिव एजेंट होता है, जो भोजन विषाक्त हो जाता है। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे एनारोब्स होते हैं या ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो यह अपनी वृद्धि तेजी से करते हैं और बढ़ा देते हैं। और उदाहरण है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट, एरो टॉलरेंट एनारोब्स। दे इग्नोर ऑक्सीजन, ग्रो इक्वली वेल वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिली। एरो टॉलरेंट एनारोब्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं कि ऑक्सीजन है नहीं है इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। और इसका उदाहरण कौन सा है? लैक्टोबैसिली नामक जीवाणु। एरोटॉलरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो इग्नोर करते हैं ऑक्सीजन को कि वातावरण में उनके ऑक्सीजन है या नहीं है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इनका उदाहरण है लैक्टोबैसिली। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। They do not tolerate oxygen and die in its presence. Example, Peptostreptococcus. ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनारोब्स की बात करें तो यह ऐसे जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि ऑक्सीजन सह नहीं सकते। ऑक्सीजन की उपस्थिति इनके लिए असहनीय होती है, और जैसे इनको ऑक्सीजन मिलती है ये मौत या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं उनको कहते हैं ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एनारोब्स। उदाहरण के लिए पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट जो एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। Microaerophiles, they are damaged by the normal atmospheric level of oxygen but require lower level for growth. Example, Vibrio cholerae. Microaerophiles बैक्टीरिया वो सामान्य वातावरण के ऑक्सीजन लेवल पर डैमेज हो जाते हैं, अर्थात वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं और कभी कभी समाप्त भी हो जाते हैं अगर वह सामान्य वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की सांद्रता ग्रहण को पाते हैं या ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अर्थात वायुमंडल में लगभग 20% के आसपास हमारे ऑक्सीजन होती है, और अगर इतनी ऑक्सीजन इनको मिलती है तो ये सह नहीं पाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। और लेकिन इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वह लेवल कितना होता है? 2 से 10% अगर ऑक्सीजन इनको मिलती तभी यह ग्रोथ कर पाते हैं। फिर से समझिए, माइक्रो एरोफाइल्स दे आर डैमेज्ड बाय द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज 20% बट रिक्वायर्स लोअर लेवल 2 to 10% फॉर ग्रोथ।
सामान्य वातावरण का जो ऑक्सीजन का स्तर होता है 20%, इसमें यह डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, यह अपनी वृद्धि नहीं दर्ज कर पाते हैं, परंतु 2 से 10% ऑक्सीजन का इनको स्तर चाहिए अपनी वृद्धि दर्ज करने के लिए। एग्जाम्पल इज विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु इसका प्रमुख उदाहरण है। सो दीज आर फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया: टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, रेडिएशन, वाटर अवेलेबिलिटी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन। तापमान, अम्लता और क्षारीयता, परासरण दाब, विकिरण, जल की उपलब्धता, द्रव स्थैतिक दाब, विलेय सांद्रता और ऑक्सीजन, जो कि असर करते हैं किसी भी जीवाणु या किसी भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि पर। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। Please be kind enough to hit the like button. Thank you so much for being part of this channel. Your likes, your comments means a lot to me. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Have a great day.